तेरी रहमतों में कमी नहीं। उन्होंने पहला सवाल बड़ा अजीब सा किया कि तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया। सेकंड क्वेश्चन ही आस्क मी कि क्या सोच के आए हो, कि जन्नत है, हेवन है, यहाँ पूरे होंगी, तुम भी आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर बन जाओगे, लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ लेंगे। मैं तो एक गाना लिखने का सपना लेके आया था कि एक गाना मेरा जिस दिन रेडियो सिलोन पे बज गया, मैं भाग के आ जाऊंगा बनारस वापस। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये नॉर्मल आदमी का काम नहीं है, पागलों का काम है। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिरिसिस्ट एंड पोएट। क्योंकि एक गीतकार के लिए वो बड़ी खूबसूरत लाइन है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। वो एक जो 5 मिनट का गाना होता है ना, उसमें कम से कम 1000 से 1500 लोगों की मेहनत लगी होती है। वो जो लोगों को ग्लैमर हमारा दिखता है ना, जो उजाला नजर आता है, उसके पीछे बहुत गहरा अंधेरा है। Woof woof. Welcome to Kanhacast. This episode is largely in Hindi. आज दशविंदर जी बात कर रही हैं हिंदी फिल्मों की दुनिया के सबसे मशहूर गीतकारों में से एक श्री समीर अंजान जी से। समीर जी के गाने बहुत पॉपुलर रहे हैं और ये बहुत समय से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम बनाया है सबसे ज़्यादा हिंदी गाने लिखने के लिए। समीर जी ने जिन फिल्मों के गाने लिखे हैं उसमें शामिल है दिल, आशिकी और कुछ कुछ होता है जैसी हिट फिल्में। प्रणाम समीर जी। थैंक यू, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से स्वागत है हमारे स्टूडियो में कान्हा कास्ट के लिए। हम बहुत आभारी हैं कि आपने ये वक्त हमारे लिए निकाला, और जो लोग भी इस कान्हा कास्ट को देखेंगे उनके मन में कुछ सवाल ज़रूर रहे होंगे। आपको कौन नहीं जानता, आपका 40 सालों से भी ज़्यादा का जो सफ़र रहा है हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के साथ। आपके लिखे हुए गीत सबके होठों पर हैं, सबके दिलों में हैं। और मैंने कहीं पर पढ़ा कि जब आपने अपने करियर की शुरुआत की तो एक बैंक ऑफिसर होने के साथ की थी। वहाँ से ये गीत लिखने का सिलसिला कैसे जुड़ा वो? सबसे पहले तो हर्ष, मैं एक चीज़ के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को, सबको बधाई देना चाहता हूँ कि मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ दाजी का और उन तमाम लोगों का जो लोग मुझे यहाँ लेके आए। बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट कान्हा। मुझे पता नहीं था कान्हा नाम की कोई चीज़ है, जगह है। और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया हूँ, पहली बार। और मैं आपसे बताऊँ कि जैसे ही मैंने मेन गेट में एंट्री ली तो मुझे ऐसा लगा कि एक बड़ी खूबसूरत लाइन है मजरू साहब की कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। एक अजीब सा इंट्यूशन हुआ मुझे लगा कि यार देयर वाज द सर्च इन माय हार्ट फ्रॉम सो मेनी इयर्स। आई वाज थिंकिंग कि कोई एक ऐसी जगह मिले जहां मुझे एक इंटरनल पीस की तलाश में मैं जिसमें हूँ, वो कहाँ मिलेगी। तो जैसे ही मैं अंदर प्रवेश किया, मेरे अंदर एक खुशबू कहीं महसूस हुई कि कुछ तो है जिसकी तलाश थी, वो यहीं कहीं है। तो इसके लिए एक तो बहुत बहुत आभारी, और दादी से मिलके जो मुझे खुशी हुई, और आप तमाम लोग जिस तरह से पेश आए, एक सेवा भाव जो गुरु के प्रति होती है वही यहाँ के मेहमानों के प्रति भी आप लोगों की रहती है। और यही किसी इंस्टीट्यूशंस के सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण यही बनता है कि जगह खूबसूरत होने से ही नहीं वो जगह पॉपुलर हो जाती, वहाँ के लोग भी खूबसूरत होने चाहिए, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, दे शुड बी डाउन टू अर्थ होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपने लोगों ने दादी से सीखी है, वो तो मुझे पता है, मेरी तो भाई चंद दिनों की मुलाकात है। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि आपने पूछा कि कहाँ से एक बैंक में काम करने वाला आदमी ये फिल्मी गानों का सपना कहाँ से देखने लगा। जी। तो थोड़ा सा बहुत शॉर्ट मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैं
एक तो बहुत ही, अगर मैं कहूँ कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो सेंट्रल बैंक में ही नौकरी करते थे, और मेरी पैदाइश गांव की है, एक यूपी में बनारस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है छोटा सा ओदार, वहाँ मैं पैदा हुआ। प्राइमरी शिक्षा दीक्षा मेरी वहाँ पे हुई, और उसके बाद मैं आ गया शहर में। तो गांव से कस्बा, कस्बे से शहर तक की दूरी तय किया, और उसके बाद मेरी सारी पढ़ाई बनारस में हुई। और मैंने BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने M.Com की डिग्री हासिल की, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता गीतकार अंजान, जो बहुत ही मशहूर गीतकार हैं और उनके सारे गाने लोगों को बाय हार्ट हैं, बिल्कुल, वो गीतकार थे और वो बहुत सालों से मुंबई में थे। तकरीबन 18 साल के स्ट्रगल के बाद उनको सक्सेस मिली थी। तो हमारा बचपन जो था वो, और हमारी जवानी, ये हमारे दादाजी के साथ गुजरी। मेरी माँ भी वहीं थी, क्योंकि पापा किसी को बुला नहीं सकते थे, क्योंकि वो खुद, उनको अपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था करनी मुश्किल थी। तो हम लोग वहीं पढ़े लिखे बड़े हुए। उसके बाद उनकी बिल्कुल वो इस चीज़ के खिलाफ थे कि मैं फिल्मों में आऊँ और गाना लिखूँ। और वो इसलिए चाहते थे बिकॉज उन्होंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया था। तो कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि जिस आग में वो जला है उसी आग में उसकी आने वाली पीढ़ी जले। मगर नियति को क्या मंजूर था ये किसी को पता नहीं था। मैंने 2 दिन बैंक में नौकरी की और मेरे इनर साइड से आवाज़ आई कि समीर, दिस इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन, यू आर चूजिंग द रॉन्ग प्लेस। और मैंने ज़िंदगी में हमेशा केवल दिल की सुनी है जी। मैं दिमाग को, जब मैं फाइनल डिसीजन पे आता हूँ तो मैं दिमाग को साइड में कर देता हूँ। आई गो फ्रॉम वॉट एवर माई हार्ट सेज, आई फॉलो द पाथ। और दिल से बार बार जब ये आवाज़ आने लगी तो दूसरे दिन टेबल पे बैठ के काम न करके मैं रिकॉग्नाइजेशन लेटर लिख रहा था। और लिख के जब शाम को मैं निकला और घर गया तो मेरे घर में मातम का माहौल था, क्योंकि ग्रैंडफादर की नौकरी छूट चुकी थी एंड ही वाज द ओनली पर्सन जिस पे पूरा घर डिपेंड कर रहा था। तो उनको लगा कि एक और सहारा मिला हमको। जब मैंने माँ को बोला तो शी वाज स्टार्टेड क्राइंग कि तू ऐसा मत कर बेटा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तू समझ नहीं रहा है, फादर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो तू जा मत घर से। मगर वो मेरा दृढ़ संकल्प था। मैंने बोला नहीं मम्मी, आप लोग फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ और आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि आप लोगों की जितनी तकलीफ़ें हैं ईश्वर ने अगर चाहा तो मैं सब दूर करूँगा। मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मगर मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। और उसके बाद हर्ष, मैं मुंबई की सरजमीन पे, वो तारीख़ मुझे कभी नहीं भूलती, 6 अप्रैल 1980 को मैं मुंबई की सरजमीन पे था। कुछ हफ्ते मैं किसी रिलेटिव के घर में था, क्योंकि फादर से मैं मिलना नहीं चाहता था। बहुत आक्रोश था, बिकॉज उनका कहना ये था कि वो नाराज़ थे कि कभी यहाँ आना मत। उनको पता भी नहीं था कि मैं शहर में आ गया हूँ। अच्छा। खैर, मैंने फिर अपने जीविकोपार्जन के लिए जो जो संघर्ष करना पड़ा, मैंने ट्यूशन्स किए, जर्नलिज्म किया, वो सारा दुख जो अपने पालन पोषण के लिए मुंबई जैसे शहर में करना पड़ता है, वो सब कुछ किया मैंने। फाइनली किसी मोड़ पे आके उनको पता चल गया कि मैं मुंबई में हूँ। फिर उन्होंने मुझे बुलवाया और फिर एक लंबा खासा इंटरव्यू लिया उन्होंने मेरा, और कहा कि जब तक इस इंटरव्यू में तुम पास नहीं होगे मैं तुमको अपने पास आने नहीं दूंगा। आई वाज लकी इनफ कि वो इंटरव्यू में पास तो कर गया, मगर उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आपको अभी भी 1 साल लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपनी, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप में कितनी शिद्दत है यहाँ रहने की, और ये जो आप सोच के आए हो ये। उसके 2 क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। एक तो उस वक्त मेरी उम्र थी 23 साल जब मैं आया था मुंबई में, और 23 साल में मैं अपने फादर से केवल 3 बार मिला था। वो 3 बार जब गए थे बनारस किसी ओकेजन पे, तो मुझे लगता ही नहीं था कि ही इज़ माई फादर। वो जब आज जाते थे तो ऐसा कोई मेहमान आया चला गया।
तो जब यहाँ मेरा कन्फ्रंटेशन हुआ तो ऐसा नहीं लगा कि फादर और सन का कन्फ्रंटेशन है, ऐसा लगा कि ठीक है कोई अजनबी आदमी से मैं मिल रहा हूँ, जो पूछेगा मैं जवाब। और मैं ये भी डिसाइड करके गया था कि जो भी सवाल वो पूछेंगे मैं 2 टूक जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि कहीं आक्रोश भी था अंदर, और चूंकि संघर्ष की आग में जल रहा था तो गुस्सा भी बहुत था। उन्होंने पहला सवाल बड़ा अजीब सा किया कि तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया? So I felt कि बहुत अजीब सवाल है, why he is asking on this moment, why he is asking this question? But what I told you कि मैंने डिसाइड किया था कि जवाब तो मैं दूंगा जो मेरे मन में। अब मैंने बोला हाँ किया था। क्या सोच के प्यार किया? तो मैंने बोला पापा कोई प्यार सोच के नहीं करता, किया तो किया। Then he asked कि now you ask me why I asked you this question. And I was curious था ही कि इन्होंने सवाल पूछा क्यों। मैंने बोला बताइए। बोले मैं जानना चाहता था कि सचमुच जब तुमने प्यार किया था तो तुम सच्चे प्रेमी हो या भगोड़े प्रेमी हो? कैसे मुझे पता चला, मुझसे पूछो। तो मैंने बोला बताइए। तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा, जो सच्चा प्यार करता है ना वो सोच के नहीं करता। हाँ। जो सोच के करता है ना उसमें सच्चाई हो ही नहीं सकती। वहाँ बिजनेस होता है, वहाँ कोई ना कोई टारगेट पॉइंट होता है। तो ये तुमने प्रूव कर दिया कि तुमने प्यार तो सच्चा किया था। और ये इंडस्ट्री जो है ना बेटा, ये महबूबा की तरह है। अगर इससे सच्ची मोहब्बत होगी तो ही तुम यहाँ रह सकते हो, नहीं तो तुम 2-4 महीने में भाग जाओगे यहाँ से। वाह। सेकेंड क्वेश्चन ही आस्क मी कि क्या सोच के आए हो? ये जन्नत है, हेवन है, यहाँ पूरे होंगी, तुम भी आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर बन जाओगे, लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ लेंगे। हमने बोला यस, मैं भी यही सोच के ही आया हूँ। बोला मगर एक चीज़ नहीं सोचा तुमने कि जन्नत देखने के लिए बेटा मरना पड़ता है। आर यू रेडी टू डाई? मैंने बोला अगर सचमुच ये सच है और है भी कि अगर जन्नत देखनी है तो मरना पड़ेगा, तो यस आई एम रेडी टू डू दैट। बोले ओके। देन ही सेज कि बाकी जो क्वेश्चंस पूछे, देन ही आस्क मी कि तुम्हारे पास पैसा है? एंड दैट टाइम इन माई पॉकेट ओनली 25 पैसा वॉज देयर, बट आई डिडेंट आस्क। हमने बोला हाँ पापा है, पैसा है। एंड आई रन अवे फ्रॉम देयर। And then after 1 year, he called me, and then that day he told me, now you will stop writing. I will give you training now. What is the difference between poet and lyricist? How to write a song on tune, how to observe the situation, how to discuss your director, how to diagnose what your director wants. So 1 year, and I will bring you everywhere, and when the producer and director will give you the situation, you also write and I will also write. मैं दोनों अपने नाम से सुनाऊंगा, मगर जिस दिन तुम्हारा मुखड़ा पास हो गया ना, उसके बाद मैं तुम्हारे कलम की तरफ देखूंगा नहीं। फिर मैं तुम्हारे परों में उड़ान दे दूंगा और आसमान दे दूंगा, तो मुड़ो फिर उसके बाद मुझसे कभी पूछना मत कि पाओ। और हमेशा मेरा मुखड़ा फेल हो जाता था, तो आते थे घर बताते थे कि क्यों मेरा पास हुआ, क्यों तुम्हारा पास हुआ, क्योंकि तुमने सिचुएशन नहीं समझी बेटा, तुमने वो किरदार को जिया नहीं। वो शायर था, टपोरी था, बदमाश था, गुंडा था, या कोई फैमिली का आदमी था, तुमने देखा जो यहाँ लिख दिया। ऐसा नहीं होता है, यहाँ किरदार में ढलना पड़ता है। अगर वो शायर है तो तुमको शायर बनना पड़ता है, अगर वो टपोरी है तो तुमको टपोरी बन के लिखना पड़ेगा। देन यू कैच दैट लैंग्वेज। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स, द लैंग्वेज, दिस दैट, ओके। एंड देयर वाज द टाइम व्हेन दैट सॉन्ग माई मुखड़ा गेट पास्ट, और वो गया उन्हीं के नाम से। बट उन्होंने बोला कि बस आज के बाद अब मैं तुम्हें न तो सिटिंग में ले जाऊंगा, अब तुम जाओ, और मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं कहाँ जा रहे हो, किसके साथ सिटिंग करो। नाउ एवरी डिसीजन विल बी योर्स। एंड देन अगेन द जर्नी स्टार्ट, एंड इट आफ्टर बीइंग अ सन ऑफ very famous lyricist, to get success, I have taken 9-10 years.
10 साल का संघर्ष मुझे भी करना पड़ा। फर्क इतना ही था कि वो लोग जब गए तो उनके पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं थी, हमारे पाँव के नीचे भले 1 साल 1.5 साल बाद ज़मीन आई मगर आ गई थी। तो मेरे पास घर था, खाने के लिए नौकर था, रहने के लिए अच्छी जगह थी, तो वो एक चीज़ से मैं वरीड था। तो मुझे थोड़ी आसानी हुई संघर्ष करने में, मगर काम के फ्रंट पे मेरे साथ बड़ा उल्टा हो गया, क्योंकि इनका नाम जुड़ने से जैसे ही मैं लिखना शुरू करूं वो लोग मुझे कंपेयर करने लगते थे कि अच्छा अनजान जी तो ऐसा लिखते हैं, ये कैसा लिखता है। अभी अनजान जी 40 साल के बाद तुम कंपेयर अगर करोगे, मैं तो अभी अभी आया हूँ। तो मुझे बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत अपने आप को उम्र से ज़्यादा बूढ़ा करना पड़ा, उम्र से ज़्यादा मैच्योर होना पड़ा। मगर मेरी चूँकि जैसा मैंने कहा कि ये नॉर्मल आदमी का काम नहीं है, पागलों का काम है, और वो मैडनेस थी कहीं ना कहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मालिक ने करवा लिया, मेरे बस की कोई बात थी ही नहीं। आज भी मैं सोचता हूँ मुड़ के तो मुझे लगता है इट वॉज इम्पॉसिबल जर्नी, मगर कोई तीसरी शक्ति थी जिसने करवा लिया। तो जो मैंने समझा कि एक तो दीवानगी वो थी आप में, दूसरा आपके पिताजी की जो ट्रेनिंग आपको प्राप्त हुई उसने एक बहुत अहम रोल निभाया, भूमिका निभाई। और जो जानकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि पोएट और लिरिसिस्ट में जो आपने अंतर बताया, वो शायद हम आम व्यक्ति उस तरह से सोचता नहीं है। वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात पता चली। अभी बताया नहीं, इसे यही तो मैं बोल रहा हूँ, पोएट और लिरिसिस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे पूछा था। ये बिंदु बिनोद चोपड़ा की वाइफ बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, और वो पहला मेरा इंटरव्यू आया था इंडिया टुडे में, उस वक्त अभी भी सबसे बड़ी मैगजीन में, एंड दैट टाइम शी वाज वर्किंग देयर। सो व्हेन शी केम फॉर इंटरव्यू, her first question was this कि समीर जी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिरिसिस्ट एंड पोएट। एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर, क्योंकि मेरा जैसे तुमने कहा ना हमारा ध्यान नहीं आता, कॉमन आदमी को बोला वो तो काम तो वही है, वो भी पोएट्री करता है, भी पोएट्री करती। बट इमीडिएटली मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि यार इन्होंने अगर पूछा है तो कुछ फर्क तो है। तो मैंने रियलाइज किया कि है क्या फर्क, रियल फर्क क्या है, होता क्या है। पोएट जो होता है ना वो फ्री होता है, वो लिखता है जो वो लिखना चाहता है। उसके सामने ना तो कोई कहानी होती है, ना कोई किरदार होता है, ना कोई डायरेक्टर होता है, ना कोई ट्यून होती है। वो स्वांता सुखाए के लिए लिखता है, उसके जो मन में आता है लिख देता है। लिरिसिस्ट का एकदम उल्टा है, लिरिसिस्ट कभी फ्री नहीं होता, वो जो चाहता हो कभी लिख नहीं सकता। वो हमेशा वो लिखता है जो वो किरदार उससे लिखवाता है, जो कहानी लिखवाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ समझने के लिए। एक फिल्म आई थी दुश्मन, और उसका गाना बहुत मशहूर था, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा। ये मैंने आनंद बख्शी से पूछा था कि अंकल ये जब लाइन आपने लिखी, मैंने पिक्चर देखी है, मुझे मालूम है वो आदमी जो गाना गा रहा राजेश खन्ना, वो ट्रक ड्राइवर है, और वो तवायफ के कोठे पे जाके गाना गा रहा है, शराब पीता गाना गाता है। तो आपने एक सिमिली दी है उस गाने में। तो जब मैंने सुना, और उनका मैं बहुत बड़ा मुरीद रहा हूँ उनका और मजरू सुल्तानपुरी का, तो उनकी एक एक लाइन में बड़े गौर से सुनता था कि ये लोग कैसे लिखते हैं इतना अच्छा। तो मैंने उसमें एक लाइन देखी कि उसमें आपने लिखा है कि और ट्रक ड्राइवर है और अपनी गर्लफ्रेंड को वो ग्लैमराइज कर रहा है, तो उसमें लिखता है कि तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर है। हाँ। उसकी सिमली जो है वही उसको समझ में आएगा जो उसका जो जीवन है। हाँ। वो ये नहीं बोलेगा चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो। तो बोले कि अरे तू इतनी बारीकी से सुनता है। मैंने बोला हाँ हाँ। बोले अब सुन, यही होता है बेटा किरदार जीना। अभी जैसे मैंने साजन लिखी, तो साजन में वो शायर था संजय दत्त, तो मैं क्योंकि मैं खुद ही शायर था, तो वो फिल्म लिखने में मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि उसके एहसासात तो क्योंकि मेरे खुद के थी। जब मैं कूली नंबर 1 लिख रहा था तो मुझे कूली बनना पड़ा। तब मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, बिकॉज देन आई बिकम अ कूली। तब मैंने समझा कि अरे बाप रे बाप, ये चक्कर है
ये मगर वो इतना आसान नहीं है हर्ष, क्योंकि होता क्या है, आप एक चीज हैं जो आप ओरिजिनल हैं, और जैसे तुम शायर नहीं और मैं तुमको बोलूँ कि यार तुम शायरी करो, तो कैसे समझ, तो शायरी आती नहीं, मगर हमारी मजबूरी है कि नहीं मुझे करनी पड़ेगी, मुझे शायर बनना पड़ेगा, मुझे टपोरी बनना पड़ेगा, मुझे एक पिता बनना पड़ेगा, मुझे एक गरीब बनना पड़ेगा, मुझे कव्वाल बनना पड़ेगा, मुझे एक संत बनना पड़ेगा, सब लिखना है। क्योंकि एक गीतकार के लिए वो बड़ी खूबसूरत लाइन है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो हमको इतने सारे रंगों में अपने आप को ढाला, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एनी लिरिसिस्ट, एंड इट्स वेरी टीडियस जॉब। और उसके बाद ये सब होने के बाद देयर आर द चॉइसेस। आपने जो लिखा वो चलो डायरेक्टर को पसंद आ गया, अब वो हीरो आके बोलता है यार मजा नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं, अरे लो। तो एक वो चीज लिखना जो सबको पसंद आए, ये कौन सा बैरोमीटर है जिससे आप टेस्ट करेंगी कि यार ये चीज ऐसी जो सबको पसंद आएगी। तो जब आप इनर साइड जाओगी ना, तब तुमको समझ में आएगा कि अरे बाप रे बाप, मैं तो ऐसे ही सोचती थी यार कि तो ऐसे ही गाने फटाफट, मगर वो एक जो 5 मिनट का गाना होता है ना, उसमें कम से कम 1000 से 1500 लोगों की मेहनत लगी होती है। एक शायर होता है, फिर एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है, फिर कम से कम सैकड़ों म्यूजिशियंस होते हैं, फिर डांसर्स होते हैं, डांस डायरेक्टर हीरो होता है, हीरोइन होती है, एंड फिर कैमरामैन। मतलब आप काउंट करने जाओ तो वो एक क्रिएटिव की हुई चीज जब आपके सामने आती है, जिसको आप 5 मिनट में सुन के रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हो, उसमें इतनी मेहनतें लगी होती हैं, तब जाके गाना आपके सामने आता है। बिल्कुल। तो ये तो आपने जो बताया कि किस तरह से आपको उस किरदार के अंदर घुसकर उसकी तरह सोचना पड़ता है। मेरी समझ में ये तो एक्टर से भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि एक्टर को कम से कम उस किरदार में घुसकर सिर्फ उसके जैसे बोलना है, पर उसकी तरह सोचना वो गीतकार का काम होता है। तो बहुत कैरेक्टर, वो जो लोगों को ग्लैमर हमारा दिखता है ना, जो उजाला नजर आता है, उसके पीछे बहुत गहरा अंधेरा है। जैसे वो अंधेरा दिखता है ना, इसीलिए लोग भागते हैं घबरा के वहां से, गरीब बाप रे बाप ये नहीं सहा जाएगा। सक्सेस और अनसक्सेस के बीच का वैक्यूम जो है ना, वो नहीं जिया जाता, क्योंकि आपको इतनी अनसर्टेनिटी है कि कब काम मिलेगा, मिलेगा तो चलेगा कि नहीं, चलेगा तो कितना, और आगे काम मिलेगा कि नहीं। तो ये इट्स अ ब्लाइंड गेम, एक जुआ है। आपने पाशा फेंका है, वो लगेगा कि नहीं लगेगा कुछ पता नहीं। तो एक लिटरली आप जिंदगी दांव पे लगाने की अगर आप में ताकत है, आप में मादा है, आप में अगर वो हौसला है, तो वहां आओ, नहीं तो जरूरत मत करो, नहीं तो ना इधर के होगे ना उधर के होगे। और देखो सक्सेस रेशियो तुम कभी काउंट करोगी ना, तो -% है। रोज मेरे ख्याल से मुंबई शहर में कम से कम 500 से 1000 लड़के रोज आते हैं गीतकार बनने। और 80s से लेके अभी तक तुम देखोगी, वो एक दौर था 70s 80s में जो बहुत से साहिर भी थे, शैलेंद्र भी थे, मजरू भी थे, बक्सी भी थे, अनजान भी थे, इंदिवर भी थे। उसके बाद एक लंबा अंतराल आया, उनके जाने के बाद एक ऐसा नाम नहीं है जो इतना काम किसी ने किया हो या जिसका नाम वहां तक पहुंचा हो। तो ये इट्स अ बहुत बड़ी त्रासदी है कि क्यों ऐसा हो रहा है भाई। चलो ठीक है, एक तो चेंज ओवर का टाइम आया, बहुत म्यूजिक मार्केट में आ गया, बहुत लोग आ गए, कंपटीशन बहुत हाई हो गया। मगर कंपटीशन तो बेटा, जब हर दौर में कंपटीशन का लेवल वही होता है, तब सारी चीजें वैसी होती है ना। तब उसमें आपको, जैसे हमारे दौर में इतने टॉप राइटरों के बीच कंपटीट करना था, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा, अब वो सीनियर थे, मैं जूनियर था, उनमें कैसे मैच हो, वो कंपटीशन था। अच्छा, ये सब चीजें जो तब भी थी, वो चॉइसेस थी, वो सिचुएशन थी, वो डायरेक्टर था, तो चैलेंज तो थे। मगर हो क्या रहा है, जो बच्चे आ रहे हैं ना, जो मेरे साथ, जो तुमने पहले ही पकड़ा ना, कि जो मेरी ब्लेसिंग रही कि वो जो फादर, वो अभिमन्यु की तरह जो कोख में सीख लिया था ना 7 दरवाजे तोड़ना, वो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज थी, जिससे मैं हर रास्ता तोड़ तोड़ के यहाँ तक पहुंचा हूँ।
जब मेरा नाम गिनीज बुक में गया तो तुमको मैं बताऊं, मुझे कभी यकीन ही नहीं। अच्छा, मैं तो लिखता रहा, मेरा ध्यान तो कभी था नहीं, और मेरे जैसा आदमी की कभी मैंने अपना कोई रिकॉर्ड न बनाया न रखा। तो जब उनका फोन आया कि सर आपका नाम जो है यहाँ आया है और हमको पता चला, हमने बोला भाई मुझे कुछ पता नहीं है, आप एक काम करो। बोले नहीं, देयर इज द वन पर्सन बी सर्च हिज नेम, ही द इंसाइक्लोपीडिया, उसके पास आपका नहीं सबका रिकॉर्ड है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। डॉक्टर मधोक एक राइटर हुआ करते थे, वहां से लेके आप तक ही हैज गॉट ईच एंड एवरी वन डिटेल। तो मैंने बोला भाई आप उसको बोलो मुझसे बात करे, एक बार मैं देख लूं, क्योंकि मुझसे पहले। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट जब मेरा वहाँ फॉर्म वो लोग भेजे तो उस वक्त उनके पास वो कैटेगरी नहीं थी। उसके पहले उन्होंने कभी लिरिसिस्ट को उन्होंने अवार्ड दिया ही नहीं था। तो बोले सर एक तो हमारे पास कैटेगरी नहीं है। तो हाँ, इन लोगों ने झगड़ा किया, कैटेगरी नहीं देन यू क्रिएट। ऐसा तो नहीं कि आपने जो बिगिनिंग में कैटेगरी बनाई है उसी में आप आगे भी देते हैं ना, किसी की मोछ बड़ी है तो उस पर दे दिया, किसी का टांग कटी है तो उस पर, तो आप ये भी कैटेगरी बनाओ। तो बोले आपके नाम से भी स्टार्टेड द कैटेगरी। तो अब सर ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, एक बार आप देख के आप ओके करेंगे, देन वी विल कम एंड वी गो टू मीट द राइटर एसोसिएशन, डायरेक्टर एसोसिएशन, प्रोड्यूसर एसोसिएशन, और सबकी तरफ से जब ओके मिलेगा देन वी विल डिक्लेयर। हमने बोला डू योर जॉब, आई विल सेंड द कि है कि करेक्ट जो गाने जो हैं करेक्ट मेरे ही हैं, कुछ और उसने डाल दिए हैं। वो बंदा आया और उसने मुझे एक जो मुझे याद भी नहीं था हर्ष की कि अच्छा ये गाना तब लिखा था, ये गाना तब लिखा था। तो वो एक बड़ा अच्छा शेर है बशीर बद्र साहब का कि मैं चल रहा हूँ मुझ में है बस चलने की लगन, मैं चल रहा हूँ मुझ में है बस चलने की लगन, मैंने तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वाह। तो मैं तो चले जा रहा था, कितने माइल चला गया वो कभी मुड़ के देखा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये जो भी कुछ हुआ है ना, मैं कभी जब लोग पूछते हैं आपने लिखा, मैंने बोला ये मत पूछा करो मुझसे, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, किसी ने लिखवा लिया है मुझसे, मुझ में वो ताकत ही नहीं है। मैं तो एक गाना लिखने का सपना लेके आया था कि एक गाना मेरा जिस दिन रेडियो सिलोन पे बज गया मैं भाग के आ जाऊंगा बनारस वापस। वो कौन एक गाना, कौन सी सफर, वो दुनिया कहाँ से कहाँ कौन लेके गया। मेरा सफर अंधे मुसाफिर की तरह था, एक उंगली पकड़ी थी वो लेके यहाँ तक आ गया है। ये जो सादगी और विनम्रता आप में हम पाते हैं, जबकि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया इतनी चकाचौंध की है, पर आपसे बात करके ऐसे लग रहा है कि आप जिसे समर्पण कहते हैं वो बात जो हम यहाँ पर आध्यात्मिकता में हम ध्यान करते हैं, तो वो जो समर्पण का भाव है वो बिल्कुल ऐसा ही तो है कि हम जानते नहीं हैं पर हम ये मानते हैं कि कोई एक हाथ है जो हमें आगे लेके जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि वैसी दुनिया में ये ऐसे बने रहना? कुछ दो कारण है। एक तो मेरे पिताजी से बड़ा फिलासफर दुनिया में कोई नहीं है, उसी आदमी ने जिंदगी की इतनी अच्छी परिभाषा लिखी थी जो आज भी जब वो बचता है तो लोगों की आंख भर आती है कि जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेके जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। तो मैं उस बाप की औलाद हूँ और उस आदमी ने मुझे दो लेसन दिया था कि देखो बेटा, दुनिया की दो ही चीज बदलती है और उन दो चीजों के सिवा जो बदले ना उसका समझ लो विनाश निश्चित है। तो मैंने बोला पापा क्या क्या? बोले एक वक्त और एक मौसम। ये दो चीजें ये कुदरत के नियम के हिसाब से ये बदलते रहते हैं, ये अलग, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बारिश, वक्त तो हर मोमेंट बदलता ही रहता है। अगर तुमको कभी ये लगने लगे कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है ना, तो समझ लो कि कुछ अब गड़बड़ हो रहा है। और सक्सेस और अनसक्सेस दोनों तुम्हारी नहीं है, किसी ने दी है।
तो जब सक्सेस मिले तो जिसने दी है ना उसी के चरणों में एक फूल चढ़ा देना, बोलना है आपकी अमानत आपके हवाले है। अनसक्सेस मिले तो उसी से जाके प्रार्थना कर लेना कि ये भी आपने दिया है, मुझे मंजूर है, केवल आपका धन्यवाद देने आया हूँ। आप जिस तरह से जिंदा रखेंगे वैसे ही रहूँगा। आप आज भी मैं सुबह योगा के बाद मैं केवल एक ही दुआ मांगता हूँ, 2 दुआएं मांगता हूँ कि ऊपर वाले की तरफ देखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 2 चीज तू मेरी एक दुआ कबूल कर ले, तूने मुझे सब कुछ दे दिया, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो भी तुमने दिया, अब केवल मेरी 2 दुआ कबूल कर ले। अगर तू मुझे समझता है कि मैं तुम्हारा सच्चा बंदा हूं तो एक तो इस दुनिया से दुश्मनी खत्म कर दे, लोगों के दिलों से ये जो जहालत है, गंदगी है, दुश्मनी है, इसको निकाल दे। और दूसरा गरीबी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हर दर्द के पीछे का कारण यही दोनों हैं। अगर तेरी दुनिया में लोग गरीब नहीं होना तो ये दुश्मनी, ये जलालत, ये गंदगी काफी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो मैं तो हमेशा उनके बनाए हुए रास्ते पे, उन्होंने मुझे कहा कि देख तू गीतकार तो बड़ा बन जाएगा, और मैं तेरे टैलेंट की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, तू मेरा बेटा है तो मुझे भरोसा है कि गीतकार अनजान का बेटा काबिल तो होगा, मगर अगर तू चाहता है कि मुझे सच्ची श्रद्धांजलि देनी है ना, तो लोग मुझे ये बोलते हुए सुनाई देने चाहिए कि समीर जी, अनजान जी, आपका बेटा लिखता तो अच्छा है मगर वो इंसान बहुत अच्छा है। और हर यू कैनॉट बिलीव, मैंने अपनी बायोग्राफी रिलीज जब की ना तो उनके नहीं गुजर चुके थे, उनका बर्थडे था उस वक्त, और उस रिलीज फंक्शन में उसको रिलीज किया था अमिताभ बच्चन ने, और रिबन काटा था यश चोपड़ा ने, संजय लीला बंसाली, जस्ट नेम एनी डायरेक्टर एंड एनी सिंगर, everybody came that day and the all singer performed my song on the stage। और जब इंटरव्यूअर जिससे भी पूछता था कि आप इसलिए आए हैं कि समीर जी बहुत सक्सेसफुल गीतकार, बोले नहीं, हम इसलिए आए हैं कि बहुत अच्छा इंसान है। दैट डे आई जस्ट ऊपर मैंने किया गर्दन और मैंने बोला पापा मेरे ख्याल से मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब आप वहाँ से आशीर्वाद दे दो। आपने तो दे दिया है, बट आज मुझे अपने बेटे होने की पे प्राउड हुआ कि यार मैंने सचमुच जो मेरे बाप ने कहा था मैंने वो पाथ फॉलो किया। सो क्या होता है ना, बहुत हम लोग यहाँ से बहुत मुलायम होते हैं और हम लोगों के दर्द को जीते हैं। वो कहते हैं ना कि सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। तो जब भी कोई अच्छी शख्सियत, अच्छा इंसान, अच्छी बात, अच्छी शायरी, अब जैसे मैं जब सुनाता हूँ दाजी को तो उनका जो रिएक्शन आता है ना, वो मतलब जैसे बच्चा खुश होता है ना वैसे खुश हो जाते हैं, बिकॉज उनके दिल में उतनी सच्चाई है, इतनी नेकियां भरी हुई हैं, इतनी अच्छाइयां हैं। आप इमेजिन करो एक आदमी बंजर में बहार ला सकता है। अभी मैं हम लोगों को दिखा रहे थे कुछ चीजें अपने, ये कैसे उगता है, अरे मैंने, और वो एक एक फूल को, पत्ते को ऐसे टच कर रहे थे ना जैसे अपने एकदम नवजात शिशु को टच करते हैं ना वैसे टच करते। तो ये मोहब्बत होती, जो सच्चे लोग होते हैं ना, जो मैंने बोला पागल लोगों का काम है, ये नॉर्मल आदमी का काम नहीं है। और ये पागल बनाने वाला वही है जो बैठा ऊपर, वो भेज देता है। सचिन तेंदुलकर को भेजा जा तू केवल क्रिकेट खेलेगा, अमिताभ बच्चन को बोला भेजा कि जा तू केवल अभिनय करेगा, हमको भेजा जा तू केवल गाना लिखेगा, दादी को भेजा कि तू केवल प्रकृति और मानव की सेवा करेगा जा। तो ये दुनिया जो है ना, जब बहुत करीब से आप देखते हैं, महसूस करते हैं, तो आपकी समझ में आता है कि अरे यार ये बहुत कुछ। और अभी भी लोग मुझे, वो कहते हैं ना आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। अब जब लोग बोलते हैं कि आपने इतने गाने लिखे तो मुझे याद आता, मैं तो सोचता हूं कि मेरा एक शेर है बहुत अच्छा हर्ष की, न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा मैं हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। वाह। तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं
जो असली लिखना चाहता हूं, जो अभी एक तड़प है, वो न तो फिल्म मिली है न वो सिचुएशन मिली है। तो वो तलाश में, जैसे अब मैं जैसे कुछ आध्यात्मिक गाने लिखा मैंने, अभी राम मंदिर पे मैंने गाना लिखा जिस पे मोदी जी ने ट्वीट भी किया, मैंने कारगिल के जवानों के लिए गाना लिखा। एंड अभी देखो याद आया, कारगिल पे बात करा था, तो मुझे एक गाना मेरा ऐसा है जो 26 जनवरी 15 अगस्त को बजता ही बजता है, दैट इज द यूथ एंथम। और मैंने जब बागा बीच पे, बागा बॉर्डर पे जब जवानों को रात को वो क्या बोलते हैं, रम पी के और ये गाना बजा के डांस करते हुए देखा ना, तो मैंने ईश्वर का इतना शुक्रिया अदा किया कि यार कम से कम मेरा गाना जवानों का कहीं दिल तो बहला रहा है, उनमें एक जोश तो पैदा करता है। दैट सॉन्ग सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो कहीं ना कहीं इस तरह का काम करके, जैसे मैंने लेजेंड ऑफ भगत सिंह में जब ए आर रहमान के साथ लिखा जो गाना है, देश मेरे मेरी जान है तू, तो ऐसा काम जब मिलता है ना तो मेरी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए मैं अभी फिल्में बहुत कम कर रहा हूँ, मैं इस तरह का काम बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे मुझे एक अजीब तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है। मुझे लगता है नहीं यार, अब मेरा काम जो है थोड़ा समाज के लिए, देश के लिए सोशल काम करना बहुत अच्छा है। शायद मेरे कलम से कुछ ऐसी भी चीज़ आ जाए जिससे लोग आज भी जो वैष्णव जन तो तेने कहिए जैसे गाने, या मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी जब सुनते हैं, तो उस राइटर को और उस कंपोजर को, सिंगर को मैं दुआ देता हूं कि आप लोगों ने ऐसा काम कर दिया। आज दादी के साथ बैठ के मैं काफ़ी गाने सुन रहा था, तो वो गाना मेरा एक बड़ा पसंदीदा गाना है और बड़ा सूफियाना गाना है। हर्ष आपने जरूर सुना होगा कि ना सबूत है ना दलील है, मेरे साथ रब जलील है। उसका जो पहला अंतरा है ना, तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरे एहतियात में ढील, ये है समर्पण कि तूने तो सब कुछ दिया, गलतियां कहीं मुझसे ही हुई हैं, तो वो जो मेरे एहतियात में ढील है ना, तो वो अभी भी लगता है कि अभी करवा ले कुछ, अभी मेरा अंदर से बहुत प्यास है, कुछ करवा ले भाई। मैं आखिरी सफर तय करने के पहले आनंद बख्शी ने मुझसे कहा था कि देख, मुझे मेरे मरने का गम नहीं है बेटा, और अगर मेरा बस चले ना तो वो गीतों की थैली निकाल के मैं तुझे दे दूं। मुझे मेरे घर मरने का गम नहीं है, मुझे गम है कि मेरे साथ मेरे गीत मर जाएंगे। तो क्रिएटर का दर्द ये होता है हर्ष। तो हमको कई बार ऐसा लगता है कहीं जिंदगी ऐसी जगह ना छोड़ दे यार कि जो बहुत कुछ लिखना चाहता था वो अधूरा ना रह जाए। और ऐसी जगहों पे जब मैं आता हूँ ना, ऐसी आध्यात्मिक जगहों पर, ये तो कमाल की जगह है। कान्हा में तो आई एम मस्मराइज कि मुझे लग रहा है कि यार जहां बैठ जाता हूं वहीं लगता है ध्यान पे चले जाओ। और इस पूरी सरजमीन पे कहीं एक अजीब सा आध्यात्म है, एक विज्ञान है, एक नेचर है, एक सुकून है। वो हर चीज जो एक क्रिएटर ढूंढता है ना, वो हर चीज यहाँ मौजूद है। तो आई एम लकी इनफ कि वो लेके जा रहा है यहाँ। मैं तो कोई, मेरा जैसे मैंने शुरू में कहा कि मेरा तो कोई, न तो दादी के बारे में मुझे पता था, न मैं इस जर्नी, न इस जगह के बारे में। ये कोई है जो मैंने कहा ना, मुझे उंगली पकड़ा हूँ, अब वो लेके जा रहा है, कहाँ कहाँ घुमाएगा मुझे पता नहीं, और मैं चल देता हूँ। जैसे इन बच्चों ने, ये जो लड़का था अपना, इसने और इसकी वाइफ ने जब उससे कहा कि सर, तो पहले मुझे लगा यार ये लोग कहाँ मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं भाई, बट इन्होंने थोड़ी सी आहट दी कि ऐसी जगह है सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक इंट्यूशन हुआ कि नहीं समीर तुम चलो। फिर मैं चलो बेटा निकल चलते हैं। एंड मैंने पूरा शेड्यूल साहब हे वाई कर दिया और निकल आया। अब उस दिन मैं 21 को जाने वाला था, 17 को मैं पहुंचा हूँ, और 17 को इसलिए आया क्योंकि पता चला कि 18 को दादी जा रहे हैं बाहर। मैं आ गया। अच्छा, उस रात मेरी उनसे मेरे ख्याल से 20 या 25 मिनट की पहली मुलाकात थी। अब वो कुछ ऐसा जुड़ा कि अभी मुझे कुछ और एक काम करना था, वो बाबूजी के लेटर्स पढ़ने थे, वो सब करना था।
तो बोले नहीं चलो तुम मेरे साथ अभी निकलो यहाँ से। अब मैं अच्छा, और वाइफ और बेटा आने वाले थे, तो मैंने बोला दादी बच्चे और वाइफ आने वाले। अरे बोले तुम फिक्र मत करो, उनके माँ बाप सब यहीं मिल जाएंगे, तुम चलो मेरे साथ। मैं निकल गया, मैंने चलो, मिला कोई फकीर लेके चला गया। वाइफ 2-3 दिन से बेचारी थी यहाँ, बट उन्होंने भी खूब इंजॉय किया, बेटा बल्कि आज चला भी गया। तो कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा हूं ना, ये जैसे हम लोगों को क्रिएटर क्यों बोलते हैं, वी आर क्लोजेस्ट टू गॉड है। हम तो अभी बैठे हुए थे, कुछ ऐसे ही फटाक दिमाग कहाँ लाइन आई, मैं सोच कुछ और रहा हूं और आमद हुई एक चीज, तुरंत मैंने उसको लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको 2 सेकंड भी भूला ना तो गया। तो इसीलिए हम उसके सहारे, मैं बोलता हूं ना कि उसी की उंगली पकड़ा हूं, क्योंकि उसी के करीब हूं। मेरे पास न तो कोई ऐसा हार्डकोर फार्मूला है। जब लोग मुझसे पूछते हैं आप कैसे लिखते हैं, कहाँ से इंस्पायर होते हैं, तो मैंने बोला बेटा इसका कोई फार्मूला। जब शेक्सपियर से किसी ने पूछा कि हाउ टू राइट, ही सेज ओनली 1 वर्ड, राइट। लिखते जाओ। तुलसीदास ने लिखा ना, करत करत अभ्यास जड़ मत होए सुजान। तो इसका कोई नहीं कि आप क्रोसिन का 2 टैबलेट खा लो तो आप शायर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो बस जब ठीक है, जब तुमको पता है कि असली कर्ता वही है, तो पकड़े रहो उसको, बस उससे ध्यान मत हटाओ। और इसीलिए जब जब उसका अक्स कहीं दिखता है ना, तो मेरा ध्यान बहुत आकर्षित हो जाता है ऐसी जगहों से, क्योंकि यहाँ कहीं यहाँ की आबो हवा में आध्यात्म है, यहाँ की आबो हवा में कहीं ना कहीं एक बड़ी खूबसूरत सी चीज रवां है, बह रही है। तो वो कहीं हमको जब वो टच करती है तो लगता है कि हाँ यार यही तो ढूंढ रहे थे। एक मुझे इससे याद आया, दाजी ने एक बार कहा था कि देखने में एक बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मेरा हाथ है और किसी के हाथ में है। एक बात है कहना कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा, और दूसरा है मैंने अपना हाथ उनके हाथ में दिया, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क। मैंने वही तो दादी को बात सुनाई, इतने खुश हो गए। मैंने कहा देखिए दादी, को और की के बीच में इतना बड़ा भाव छुपा हुआ है। और जब जिसने सुनाया और जब मैंने सुना, मैंने बोला यार ये क्या कह गया ये आदमी। बोलता है कि आज के बच्चों को मैं एक बहुत बड़ा सबक देना चाहता हूँ। वो राम को मानते हैं मगर राम की नहीं मानते, वो पिता को मानते हैं, पिता की नहीं मानते। तो देखो को और की के बीच फर्क कितना बड़ा हो गया। तो वही है, मैंने आपके हाथ में हाथ दिया है या आपने मेरा हाथ पकड़ा है, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। यही तो भावनाएं यही तो होती है ना। देखो बेटा, किसी भी चीज के लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, जिसको हम समर्पण बोलते हैं, अगर आप समर्पित नहीं है ना, तो कभी भी आपकी उपलब्धि पूरी होगी ही नहीं, आप लक्ष्य को पाएंगे ही नहीं, क्योंकि आधा अधूरा काम कभी भी पूरा नहीं होता। या तो समर्पित हो जाओ, या जैसे मैंने बोला ना, मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ कि मेरे फादर ने एक ही बात बोली थी कि इस इंडस्ट्री में एक ही डायलॉग चलता है बेटा, कन्विंस और बी कन्विंस, या कर दो या हो जाओ। इसके बाद वाली जो लाइन है ना, बहुत झगड़े की है, आर्गुमेंट की है। अगर आपको लगता है कि आपने जो बात कही है बहुत बड़ी है, तो उसको कन्विंस करो। और अगर वो कन्विंस नहीं होता, वो रिजिड है या उसको समझ में नहीं, तो खुद कन्विंस हो जाओगे, अच्छा भाई चलो नहीं समझ में आ रहा है, अब मैं कुछ और ट्राई करता। अब आप बहस करो, अरे आप बेवकूफ़ हो, आपको समझ में नहीं आता, मैंने इतने बड़े लाइन लिख दी है, आपको कुछ, अरे भाई तूने लिख दी है, उसको जिसको तुझे देना है उसको नहीं चाहिए। तुम बोल रहे हो कि भाई ये मेरा जो फ्रूट है बहुत अच्छा है, अब वो बोलता है सर मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद। अब आप नहीं, आप उससे झगड़ा करो, ठीक है नहीं चाहिए भाई, आपको जो चाहिए वो ले लो। तो ये जीवन का यही है। इसी रंग में अगर आप जीवन को रंगते हैं तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि मुझे लगता है युवा लोगों को हम देखते हैं आज इसी बागडोर की ज़रूरत है। वो हाथ थामे अगर आगे बढ़कर, तो फिर कैसे जीवन बिल्कुल बदल सकता है, ये आपने अपने जीवन की कहानी से हम सबको बताया है। एक आखिरी बात
मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपका समय कीमती है, आपको अभी जाना है, आप विरासत में क्या छोड़ के जाना चाहेंगे हम सब? मुझे क्या छोड़ के जाना बेटा, हमसे तो किसी ने हमारी विरासत तय करवा ली है और वी आर लकी एनफ कि हम कुछ ऐसा करके जा रहे हैं कि सदियां इसको याद करेंगी, गाएंगी, लोग सुनेंगे और दुआएं देंगे। मेरा बहुत मन था कि मेरा बेटा, चूंकि मैंने पिता की विरासत संभाली तो मुझे लगा बेटा मेरी विरासत संभाले, मगर मैंने कभी अपने बच्चों पे, मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने किसी पे भी वो अपना ख्याल थोपने की कोशिश नहीं की। उनको सबको मैंने फ्री किया था, यू डू व्हाट एवर यू वांट। तो लगा कि अब कोई इंडस्ट्री में आएगा नहीं, मगर मेरा बेटा जो है सिद्धेश जिसका नाम है, वो आ रहा है इंडस्ट्री में। अभी उसने LA में 4 साल का कोर्स खत्म करके अभी जस्ट, इसीलिए आया भी था, अभी यहाँ भी था। वो ही वांट्स टू बिकम ए सिनेमेटोग्राफर एंड डायरेक्टर। तो रहेगा इस लाइन में, तो कम से कम मेरी एक खुशबू लोगों तक कहीं ना कहीं पहुंचती रहेगी जरूर। और हमारी जो ये इंडस्ट्री है ना बेटा, ये वैसे तो बहुत मुश्किल है, मगर जीवन में कहते हैं ना कि जहाँ पेन है वहीं गेन है। तो बिना दर्द के कहीं आराम है ही नहीं है। मेरा एक बहुत खूबसूरत मुखड़ा है कि जिस दर्द में आराम है, इश्क उसी का नाम है। बिल्कुल। तो जीवन में कभी इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, कंपटीशन में आना चाहिए, मगर आने के पहले जो आना चाहते हैं लोग, हमेशा मेरे मेल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे सबको यही सवाल पूछना है कि सर मैं कैसे गीतकार बनूं। मैं उनको हमेशा एक ही बात समझाता हूं कि पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करो। तुमको ये लगता है कि भैया सांसों की ज़रूरत है, जैसे ज़िंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बहुत आसान। ये जो आसान दिखता है ना, इसके पीछे बहुत गहरा दर्द है, बहुत गहरा अनुभव है। गालिब से लेके मीर तक मैंने किसी को छोड़ा नहीं यहाँ आने के पहले, सबको पढ़ा। तब जाके जब समुद्र का मंथन हुआ, तब जाके थोड़ा सा अमृत निकला था। तो आप अभी पढ़ना ही नहीं है, आपको बस ये लगता है मैं गया और फट से राइटर बन जाऊंगा। आपका जो भी राइटर, फेवरेट राइटर हो, पहले तो उसको बहुत गौर से सुनो और किसी गुरु को रखने की जरूरत नहीं है। अभी आनंद बख्शी का कोई भी गाना आप ले लो, मजरू का कोई भी, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिन, आप इसके जवाब में एक लिख दो और खुद जज करो कि वो जो है उससे अच्छा है या कम से कम उतना है। अगर जिस दिन आप इस कंपटीशन में आपको लगे कि आप खरे उतर गए हैं, आप आ जाओ। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और अब तो इंडस्ट्री का दरवाजा एकदम ओपन है न्यू कमर्स के लिए। दिस इज द राइट टाइम। बहुत स्कोप है, बहुत काम है, मगर वहां यही है कि वो इम्तहान की जगह है, पढ़ने मत आना। इफ यू आर प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन देन यू कम देयर। तो थैंक यू वेरी वेरी मच एंड थैंक यू। तुमसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी आंखें 2-3 बार भरी ही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जज्बे में भी बहुत सारे अच्छे ख्याल हैं, अच्छा दर्द है, अच्छी सोच है और होनी ही है, क्योंकि तुम जिस जगह बैठी हो और जिस गुरु के साथ बैठी हो वो तो हमारे हृदय में डाल देता है भावनाओं का एक समंदर, कि जब भी कोई अच्छी बात लगे आप उसको ग्रहण कर लो बेटा। तो मैं फिर से कान्हा का बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोगों का आभारी हूँ, और दाजी का तो क्या बोलूँ, उनका आभार प्रकट करना बहुत छोटा शब्द है। मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि ईश्वर उनको बहुत लंबी उम्र दे और वो हम लोगों के बीच बहुत बहुत सालों तक रहें और हमको ऐसे ही सच्चाई का रास्ता दिखाते रहें और प्रकृति और मानव की सेवा हमसे करवाते रहें। धन्यवाद सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जिस तड़प को आप अपने अंदर महसूस करते हैं और हमें उसकी एक इतनी सी एक झलक देते हैं जिससे हमारी रूह तक हम उसे महसूस कर पाते हैं, वो आपकी जो कला है जिसके पीछे आप बताते हैं कि एक विज्ञान भी छिपा है, वो कला आपकी ऊंचाइयों तक छुए और मालिक की कृपा से
हमेशा मैंने बनी दादी रहे। से गुजारिश भी की है, प्रार्थना भी की है कि मैं अगली बार जब आऊँगा ऐसा ही सेशन जो हमारे और तुम्हारे बीच है, जब बच्चे हों, यंग बच्चे जितने हैं उनके, और लोग उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ एक क्वेश्चनर होना चाहिए। तो उनको भी जब मैं बोलता हूँ ना, तो उन बच्चों को बड़ा हौसला मिलता है कि यार ये अगर आदमी अचीवर है या किसने सक्सेस हासिल की है, तो जैसे जब वो बोलते हैं तो लोग उन बातों को बड़े गौर से सुनते हैं, उनको मालूम है दादी कह रहे हैं। तो बहुत शायद, और मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि पता नहीं मेरी कौन सी बात किस पे असर कर जाए और वो बच्चा सफलता हासिल कर ले। जी तो इसीलिए मैंने उनसे कहा, बोले नहीं बिल्कुल करेंगे हम लोग। बिल्कुल। और मेरा एक बहुत मन था उनके साथ ऐसे इंटरेक्शन करने का। तो बोलते हैं कि अभी तो रुक जा, अगली बार फिर मैं करूंगा तेरे साथ, तो जरूर करूंगा। वो तो एकदम देखने वाला है, एक होगा सेशन। वो क्योंकि जब दो दिल वाले जो आमने बिल्कुल सामने जब हो तो बात हाँ। कुछ और रंग लाएगी। जी थैंक यू, जी, थैंक यू, थैंक यू यू। हैव asked so lovely questions and so different also। वरना तो आपने कौन सी फिल्म लिखी, कब लिखी, ये सब बहुत कर करके कुछ ऐसा इंटरेक्शन अच्छा हो, बहुत दिल के करीब का इंटरेक्शन होता है, तो मुझे बात करने में भी मजा आता है। वरना तो ठीक है, वो कॉमन इंटरव्यू होते रहते हैं, और मैं बड़ी प्रार्थना करता हूँ देखो ये मत पूछा करो, मुझसे ज़्यादा लोग मुझे जानने लगे। मेरे विकिपीडिया पे, मेरे गूगल पे जाओ, दुनिया भर की चीज़ें। तो ये मत पूछो कि मैं कैसे, कौन सी पहली फिल्म मिली, तो कितने गाने आपने लिखा, वो सब देख लेना वहाँ भाई। कुछ ऐसा मुझसे पूछो जो मैं चाहता हूँ बोलना, जिसके बारे में मेरे बड़ा मन में अच्छा तो लगा। हाँ, मेरे मन में तो अभी बहुत सारे प्रश्न नहीं, वो थे, तो कभी पर खत्म समय नहीं की होगा। इसमें तो हम बात करते रहे तो 4-5 घंटे का इंटरव्यू चलेगा, एंड पीपल विल लव टू वॉच आल्सो। मैं आपके दिल के बारे में और जानना चाहती थी, पर समय की पाबंदी है। अगले सेशन में करेंगे। जी। ये पॉडकास्ट तो चलता ही रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ आता ही रहूंगा। हम हर जब आएंगे तो एक पॉडकास्ट कर लेंगे। थैंक यू। अपने क्वेश्चनर तैयार करके रखा करो। जी। जितने तुम्हारे दिल और जज्बात में जो सवाल आए सब बना के रखना। आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। I would be so grateful, so grateful. Thank you. Thank you. Thank you for tuning into this episode of KanaCast. Please follow and subscribe to KanaCast on Spotify, YouTube, and Instagram. Until next time, woof woof.